नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। अपने देश के पड़ोस में आखिर आजकल ये चल क्या रहा है? एक विशेष पैटर्न के तहत आग लगाई और भड़काई जा रही है। इसकी वजह क्या है? नेपाल में इस प्रायोजित हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका में जो बाइडेन जब सत्ता में थे तो उस दौरान कई देशों में तख्तापलट हुआ। उसके बाद ट्रंप आए तो अब ऐसा लगता है कि उनके कार्यकाल में भी दुनिया के तमाम देशों में तख्तापलट होगा, खासकर उन देशों में कि जो देश उनकी बात नहीं सुनेंगे। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद अब भारत के पड़ोसी नेपाल में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं, संसद भवन में घुसकर हंगामा करने का प्लान कर चुके हैं, बल्कि प्लान ही नहीं कर चुके, हंगामा कर चुके हैं। लग रहा है कि नेपाल में भी अब तख्तापलट होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा के बावजूद मंगलवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। मंगलवार यानी आज हुए विरोध प्रदर्शनों में केपी शर्मा ओली को हटाने और सोमवार को 20 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा घायलों के बाद सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने नाइकॉप स्थित रमेश लेखक के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की है। गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक अब राजनीतिक नेताओं पर हमलों की श्रृंखला का नवीनतम निशाना है। कई रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारी अन्य शीर्ष नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के करीबी सूत्रों के अनुसार वे इलाज के बहाने दुबई भागने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस यात्रा के लिए एक निजी एयरलाइन जिसका नाम हिमालयन एयरलाइंस है, उसको स्टैंड बाय पर रखा गया है। बढ़ते राजनीतिक उथल पुथल और कई मंत्रियों के इस्तीफे के बीच ओली ने नियोजित प्रस्थान से पहले अपने उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कैसे नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मांग उठी और सड़कों पर लोग उतरे। उसके बाद से ही नेपाल में काफी उथल पुथल देखने को मिली। अब जब नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया कि सोशल मीडिया नहीं चलेगा, तो फिर वहां बवाल शुरू हो गया। देश भर के युवा सड़कों पर उतर गए। इन सब देशों में समान बात यह है कि जिन देशों में तख्तापलट की स्क्रिप्ट लिखी गई, वहां वहां युवाओं को ही मोहरा बनाया गया। चाहे वो बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर छात्रों का आंदोलन शुरू करवाना रहा हो, उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह ही इस्तेमाल किया गया था। आज उन छात्रों को कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने उस समय उस अराजकता में अपना सब कुछ झोंक दिया था। जिन छात्रों ने हसीना को सत्ता से बेदखल किया, अब वे ही साइडलाइन कर दिए गए हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद एक महीने में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 90 दिनों में नया चुनाव होना था, लेकिन वे पिछले 13 माह से पीएम बने हुए हैं। चुनावों का कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, और वे कब तक इस पद पर बने रहेंगे इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। इसी तरह श्रीलंका में भी युवाओं को आगे करके राजपक्षे की पूरी सत्ता उखाड़ फेंकी गई। राजपक्षे परिवार की पार्टी साफ हो गई। विक्रमसिंघे जेल गए। 2022 के आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। 23 सितंबर 2024 में अनुरा दिशनायके राष्ट्रपति बने। अनुरा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।
पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और 5 पूर्व मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा भी सुनाई गई। अब ठीक वही हालात नेपाल में पैदा कर दिए गए हैं। नेपाल में 18 से 25 साल के युवा सड़कों पर हैं। वे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। काठमांडू के सोतमिराज धुंगाना ने एक पोस्ट में लिखा कि अब सरकार हमारी आवाज कुचलना चाहती है। नेता अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करते हैं, लेकिन हमारी आवाज बंद कर दी जा रही है। यह शर्मनाक है, हम चुप नहीं रहेंगे। एक अन्य नेपाली यूजर ने लिखा कि राजनीतिक परिवारों के बच्चे महंगी गाड़ियां, विदेश में पढ़ाई और शाही जिंदगी जी रहे हैं। ये सब भी तो जनता के टैक्स के पैसों से ही है। एक प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि कुछ देर पहले पुलिस ने गोलियां चलाई। मुझे नहीं लगी, लेकिन पीछे खड़े मेरे दोस्त के हाथ में लग गई। अभी भी गोलीबारी चल रही है। संसद के अंदर से भी आवाज आ रही है। सड़क पर खड़े दोस्त को सिर में गोली लगी है। पुलिस घुटनों के ऊपर निशाना लगाकर अंधाधुंध गोली चला रही है। क्या उन्हें यह करने का हक है? श्रीलंका का चीन के करीब जाना और हम्बनटोटा पर बीजिंग की मौजूदगी, समुद्र में भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी इकट्ठी करना, अमेरिका का भी श्रीलंका संकट में बहुत बड़ा रोल कहा जाता है। सच ये है कि एशिया में जो भी देश चीन के करीब जाता है उसे अमेरिका द्वारा पसंद नहीं किया जाता। श्रीलंका चीन के करीब गया और वहां तख्ता पलट हो गया। आज तक स्थिति नहीं सुधरी। बांग्लादेश भारत के विरोध में चीन के करीब गया। बांग्लादेशी नेताओं की यात्राएं हुई और शेख हसीना के खिलाफ वहीं प्लानिंग हुई। उसके बाद वहां तख्ता पलट हो गया। भारत के पड़ोस में सिलसिलेवार चल रहे इन घटनाक्रमों से अब भारत को बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ भी इसी तरह के खतरनाक हालात पैदा करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कुछ नेताओं को समझ आ गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को हटाना आसान काम नहीं है, तो देश विरोधी विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर मोदी सरकार को उखाड़ने के हसीन ख्वाब यहाँ भी बहुत लोगों की आंखों में पल रहे हैं। भारत सरकार को दुश्मन की ताकत पर लगातार नजर रखनी होगी और हर स्तर पर गद्दारों से कई कदम आगे रहना होगा, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।